हावर्ड उसी मीटिंग में वहां पर आराम से बैठा हुआ ये देख रहा था कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और फिर भी उसने लोन पकड़ा दिया। उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है क्या? उसको तो इंटरनल कंप्लायंसेस की पूरी पूरी जानकारी थी। ही हैड एक्चुअल नोटिस ऑफ द इरेगुलरिटी। सिंपल भाषा में बताओ, पुट अपॉन इंक्वायरी मतलब अगर किसी पर्सन के सामने बेटा ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि किसी भी दिमाग वाले बंदे को शक होना चाहिए था, तो शक होना चाहिए। आउटसाइडर्स को हम प्रोटेक्ट जरूर करेंगे इंडोर मैनेजमेंट लाकर, लेकिन ऐसे आउटसाइडर्स को नहीं जो अपना दिमाग बंद करके बैठे हो। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बिंज। तो आज हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हमने शुरू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से, जो क्या बोलता था, किसको प्रोटेक्ट करता था? वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता था। सी फॉर कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड सी फॉर कंपनी। कंपनी को प्रोटेक्ट करता था। वो क्या बोलता था कि अगर कोई बंदा आया है कंपनी के साथ में डील करने, तो ये आउटसाइडर जो वो बंदा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से चेक करके आए, एमओए एंड एओए को चेक करके आए। क्या चेक करना है? कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने आई हूं, इज इट इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एमओए एंड एओए और नॉट। ये चेक करना आउटसाइडर का काम होता है। ओके फिर हमने देखा था एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट इज इट? इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो बोलता है, जो किसको प्रोटेक्ट करने आया है इस बार? वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने आया है। क्या बोलता है वो? कि हाँ, माना कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एओए और एमओए देखना आउटसाइडर का काम है, ठीक है वो बात, लेकिन इंटरनल कंप्लायंसेस को चेक करना आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हमने ये अच्छी तरीके से देखा था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवार्ड भी आपको याद होगा, वो हमने देखा था। that the outsiders are not deemed to have notice of internal affairs. This is what our indoor management says. And वो outsider assume कर सकता है बड़े आराम से that the detailed formalities and internal proceedings of the company must have been followed correctly. Clear? तो उसका काम बस इतना देखना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एमओ एंड एओए से कंसिस्टेंट है कि नहीं। अंदर जाके घुस घुस के मेरे को ये नहीं देखना फिर कि क्या मीटिंग बुलाई, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या इंटरनल कंप्लायंसेस चेक करना आउटसाइडर का काम नहीं है। ओके अब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन आ जाता है कि इंडोर मैनेजमेंट का भी एक एक्सेप्शन है। कुछ 3 एक्सेप्शन है यहाँ पर, हम वो आज देखने आए हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और बेटा इसमें आपकी बुक में ना ये 5 केस लॉज दिए हुए हैं इन 3 सर्कमस्टांसेस के लिए, एंड वो केस लॉज भी हम 2-2 मिनट में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक स्टोरी लाइन तो याद रहेगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कहां पर इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता? सबसे एक बार फिर से बता दूं, इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आपको इंटरनल कंप्लायंसेस कंपनी के चेक करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर एन आउटसाइडर। आप खाली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखो, उतना काफी है। अच्छा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं इस बात के। सबसे पहला लिमिटेशन पर हम लोग आ जाते हैं, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। इसका क्या मतलब है? एक्चुअल नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी मतलब मुझे ना क्लियरली मालूम था कि कंपनी में अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इंटरनल कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया गया है। और अगर मुझे एक्चुअली ये बात पता थी ना, नोटिस थी मुझे, तो फिर मुझे उसमें जबरदस्ती गड्ढे में नहीं घुसना चाहिए। समझ में आई बात? या मुझे कंस्ट्रक्टिव नोटिस थी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब मुझे पता होना चाहिए था, मैं ऐसी पोजीशन में हूं कि मुझे पता होना चाहिए था कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ऐसे केस में भी मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं जाकर कंपनी में गड्ढे में घुस जाऊं। समझ में आई बात? तो इंडोर मैनेजमेंट वैसे तो मुझे बचाता है अगर मुझे इंटरनल कंप्लायंसेस के बारे में नहीं पता। आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू नो इट, बट स्टिल प्लीज रिमेंबर, इफ आई हैव एन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक्चुअल मतलब एकदम पता था, कंस्ट्रक्टिव मतलब पता होना चाहिए था। ठीक है, अब तुम नहीं पता है तो बेवकूफ हो, पता होना चाहिए था। इफ यू हैव अ नोटिस ऑफ द इरेगुलरिटी की कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मुझे नहीं जाना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब मैं जब आपको ये केस लॉ समझाऊंगी ना, तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ में याद कर लो, इफ यू हैव एन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी मतलब पता होना इरेगुलरिटी के बारे में। अब मेरे साथ में आ जाओ, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग। ये एक लैंडमार्क केस है बेटा जो इस चीज को दिखाता है। मेरे साथ में आ जाओ एंड इसको हम लोग कवर करते हैं। 2 मिनट में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए काफी है ये, ठीक है, ले सकते हो, बाद में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यस, सो आई हैव नाउ रिड्यूस द ब्राइटनेस। आई थिंक अब सही दिख रहा होगा आपको। चलो, ये क्या केस था बेटा?
हावर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये जो कंपनी थी ना पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक डायरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था हावर्ड। ठीक, हिज नेम वाज हावर्ड एंड कंपनी के एओए में ये बात लिखी हुई थी कि डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं एंड अप टू 1000 पाउंड्स बोरो कर सकते हैं। अपनी उनकी लिमिट 1000 पाउंड्स की है। अगर उसे ज्यादा बोरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सिंपल सी बात लिखी थी एओए में। अब क्या होता है, ये जो डायरेक्टर था ना हावर्ड, ये कंपनी को लोन देने के लिए तैयार बैठा हुआ था। किसको, किस कंपनी को, इस कंपनी को, अपनी कंपनी को लोन देने के लिए तैयार बैठा था कि हाँ हम लोन देंगे। फिर क्या हुआ, कंपनी में कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ और इन्होंने प्रोवाइड कर दिया लोन 3500 पाउंड्स का। ठीक है, हार्वर्ड ने दे दिया लोन, डिबेंचर्स इशू हो गए उसको। अब जब पेमेंट का टाइम आया तो कंपनी ने मना कर दिया, यानी कि शेयर होल्डर्स ने पेमेंट करने को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, और क्या बोला कि तुमने रेजोल्यूशन पास किया था क्या, रेजोल्यूशन पास किया था, नहीं किया था ना, फिर अब काहे तुम पैसा मांगने के लिए आ रहे हो, ये लोन वैलिड ही नहीं है जो तुमने कंपनी से उठा लिया है। तो हावर्ड ने बोला कि अरे अरे ऐसे कैसे, मैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के सहारे बैठा था जो क्या कहता है कि कंपनी में एओए में लिखा है ना कि हाँ लोन लेना अलाउड है। अब रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ इसमें मेरे को क्या लेना देना, इंडोर मैनेजमेंट का सहारा लेने के लिए वो आराम से बैठा हुआ था। लेकिन क्या वो ले सकता है क्या, बेटा ध्यान से समझो, हावर्ड उसी मीटिंग में वहां पर आराम से बैठा हुआ ये देख रहा था कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और फिर भी उसने लोन पकड़ा दिया। उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है क्या, उसको तो इंटरनल कंप्लायंसेस की पूरी पूरी जानकारी थी। ही हैड एक्चुअल नोटिस ऑफ द इरेगुलरिटी। अब समझ में आया, मतलब वो वहीं पर बैठा था और ये वो कैसे कह सकता है कि मैंने अज्यूम कर लिया कि इंटरनल प्रोसीजर फॉलो हुआ था, जबकि उसकी आंखों के सामने उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी उस रेजोल्यूशन की ना पास करके। समझ में आया, तो ये सब तुम खुद से पढ़ लेना। बस इतनी सी बात लिखी है इसमें कि हावर्ड को पता था और फिर भी उसने बेवकूफी के गड्ढे में कूद गया जाकर, इंटरनल प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था तब भी। तो इस केस में इंडोर मैनेजमेंट का सहारा वो नहीं ले सकता, क्योंकि बेटा बेवकूफों का ना कोई इलाज है नहीं दुनिया में किसी के भी पास। समझ आई बात, तो वापस आ जाओ यहाँ पर। ये कवर हो गया हमारा पहला वाला केस सिनेरियो, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पर एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी था इस बंदे को, फिर भी उसमें जाकर घुस गया, तो अब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, मॉरिस वर्सेस कांसिन। इसका भी थोड़ा सा फैक्ट्स देख लो, जस्ट इन केस कोई ऐसा फैक्ट्स वाला केस स्टडी आपके पास आ जाए तो आप पहचान तो सको कि आपको कौन सा वाला केस लॉ यहाँ पर कोट करना है। अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, बट जजमेंट तो याद रहना चाहिए ना, कहाँ पर आपको, मतलब ये किस टॉपिक से आया ये तो याद रहना चाहिए। समझ आई बात, चलो चलते हैं आगे। बेटा अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है, जस्ट इन केस आपको बाद में पढ़ना हो तो। आई होप आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट वाले केस लॉ पर आ जाते हैं, मॉरिस वर्सेस कांसेन। अरे कांसेन नहीं कांसेन, सुनो मेरी बात, चलो समझते हैं 2 मिनट में। सी एंड के, क्रोमी एंड कांसेन कौन थे, डायरेक्टर्स थे एक कंपनी के, ठीक ओके, बट इनके बीच में कुछ झड़प चल रही थी, कुछ नोक झोंक चल रही थी, ज्यादा पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, सी एंड के। उसके बाद क्या होता है, सी चाहता है चुपचाप से हम एस को अपॉइंट कर लें एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, ठीक, एस को अपॉइंट करना चाहता है और चाहता है कि के जो है वो रिजाइन कर दे, सी ऐसा चाहता था। और क्या हुआ, ये करने के लिए उसने एस को इनवैलिड तरीके से ही अपॉइंट कर दिया, ठीक, उसका अपॉइंटमेंट हो गया, अब वो एज अ डायरेक्टर आकर बैठ गया कंपनी में, कौन, एस, ठीक, लेकिन इट वाज इनवैलिड, इनवैलिड तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ था। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ, सी एंड एस ने मिलकर, सी एंड एस यानी कि जो आपस में जिनकी बहुत बनने लगी थी, क्योंकि देखो भाई के को तो कोई पसंद करता नहीं था, तो सी एंड एस इनकी बहुत आपस में बनने लगी और इन्होंने क्या किया, साथ में एम को भी डायरेक्टर बना दिया कंपनी का, और डायरेक्टर तो बनाया ही बनाया, प्लस साथ में शेयर्स भी अलॉट कर दिए, कंपनी के शेयर्स भी अलॉट कर दिए। अच्छा, अब क्या होता है, कांसेन को थोड़ा सा दर्द होता है, ये वो है जिससे प्रॉब्लम चल रही थी शुरुआत में, ठीक है, के को थोड़ा सा दर्द होता है, उसने चैलेंज कर दिया इस एम का अपॉइंटमेंट, मॉरिस, एम मतलब मॉरिस, मॉरिस का अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया, क्योंकि भैया जिस बंदे का खुद का अपॉइंटमेंट इनवैलिड है वो किसी तीसरे बंदे को बोर्ड में कैसे लेकर आ सकता है, उसने ऐसे चैलेंज कर दिया, ठीक। और शेयर अलॉटमेंट जो दिया है ना तुम लोगों ने, है तुम में से खुद ही एक बंदा इनवैलिडली अपॉइंटेड था, तो तुम इनको कैसे दे सकते हो शेयर, या इनको डायरेक्टर कैसे बना सकते हो, ऐसे उसने चैलेंज किया। मॉरिस ने बोला, यानी कि जो नया वाला डायरेक्टर था ना जिसको शेयर वगैरह मिला था, उसने कहा कि मैं तो इंडोर मैनेजमेंट पे रिलाई कर रहा हूं भाई, मैंने देखा कि एओए में लिखा था कि डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी नए डायरेक्टर को, तो मैं तो आकर बैठ गया, मैंने शेयर्स भी ले लिया, मुझे क्या पता कि इंटरनल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने कहा, बेटा तुम्हारी आंखें हैं या बटन, तुम हो कंपनी के डायरेक्टर, तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम्हें एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस था कि नहीं था कि कंपनी में ये इरेगुलरिटी चल रही है, कि ये जो एस है ये इनवैलिडली अपॉइंटेड है, था ना, तुमको कुछ इल्म था ना, तुम्हें कुछ मालूम था ना कि तुम कल पैदा हुए हो। तो मॉरिस
being an insider, he was dealing as a director, he had to know the proper procedures. उससे ये डीम्ड था, उससे एक्सपेक्टेड था कि उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स मालूम होंगे, और आप इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले सकते। ये किन के लिए है? ये है इनोसेंट, लाचार, बेचारे थर्ड पार्टीज के लिए, जिनको कंपनी के अंदर की बातें नहीं पता। तुम कंपनी के अंदर बैठ के तुमको पता नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट कैसे जिम्मेदार है, लॉ कैसे जिम्मेदार है? तो यहाँ पर टर्क रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडोर मैनेजमेंट तुमको बिल्कुल नहीं बचा सकता। तुम जानबूझ के गड्ढे में गिरे हो। समझ में आई बात? तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट एक ले लो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये दोनों के दोनों कवर कर लिए। अब बेटा इन केस लॉज को याद कैसे करना है ना, ये भी मैं आपको एक निमोनिक दे दूंगी, उससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको केस लॉ तो समझ में आया ना? अगर अभी तक समझ में आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, कमेंट्स में जरूर बताना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर। चलो सेकंड पे आ जाओ फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। सस्पेशन ऑफ इरेगुलरिटी। यहां पर तो आपको एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस था इरेगुलरिटी का। यहां पर हम ये नहीं कहते कि आपको एकदम एग्जैक्टली पता ही था कि कुछ गड़बड़ चल रही कंपनी में, लेकिन यू एटलीस्ट हैड अ सस्पेशन, शक। व्हाट द, ठीक, सस्पेशन तो था ही, मतलब एक आपको होना चाहिए था, सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि आपको सस्पेशन होना चाहिए था। अब इसमें और क्या लिखकर आओगे आप, कीवर्ड्स और क्या क्या है इसमें, दैट नेग्लिजेंस कैन नॉट बी एवर रिवॉर्डेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कभी भी नेग्लिजेंस, बेवकूफी या फिर अनदेखा करना सिचुएशंस को, इस चीज को कभी रिवॉर्ड नहीं करा जा सकता। ठीक, इफ अ पर्सन हैज बीन पुट अपॉन इंक्वायरी। भाई मैम ये क्या टेक्निकल शब्द यूज कर रहे हो, सिंपल भाषा में बताओ। पुट अपॉन इंक्वायरी मतलब अगर किसी पर्सन के सामने बेटा ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि किसी भी दिमाग वाले बंदे को शक होना चाहिए था, तो शक होना चाहिए। समझ में आई बात? अब और उस केस में आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप नेसेसरीली इंक्वायरी करो। ये ड्यूटी है आपकी, आपसे आपको रेकमेंड नहीं किया जा रहा। दिस बिकम्स योर ड्यूटी दैट इफ एवर देयर इज अ सर्कमस्टेंस ऑफ सस्पेशन, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, सस्पेशन लग रहा है, तो फिर आपकी ये ड्यूटी है कि आप प्रॉपर इंक्वायरी करो उस मैटर में। ये नहीं कि हाँ इंडोर मैनेजमेंट पे रिलाई करके आराम से बैठ गए और अपना नुकसान करवा लिया और बाद में बोलने लगे हमें तो इंडोर मैनेजमेंट का फायदा चाहिए, वो नहीं मिल सकता। यहां पर भी आपके दो केस लॉज हैं और हम दोनों को कवर करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। ठीक, बट आपको समझ पूरा आ जाएगा। चलो, आनंद बिहारी लाल कौन थे? एक ही वाज अ पर्सन एंड ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। उनको क्या करना था? उनको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी थी। किससे खरीदनी थी? दिनशॉ एंड कंपनी से खरीदनी थी उनकी प्रॉपर्टी। अच्छा, होता क्या है ना, ये कंपनी के पास जाते हैं और वहां पर इनको कौन मिलता है? कंपनी का चालाक अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट मिलता है और वहां वो कहता है कि मैं बेच रहा हूँ प्रॉपर्टी आपको, मैं खुद बेच रहा हूँ। ठीक, और आनंद बिहारी लाल इतना भी दिमाग नहीं लगाते कि किसी अकाउंटेंट के पास ये अथॉरिटी, ये कैपेसिटी नहीं हो सकती कि एक पूरी कंपनी की बड़ी सी इमूवेबल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी वो बेच खाए। समझ में आई बात? उन्होंने इतना दिमाग लेकिन नहीं लगाया। अकाउंटेंट के पास असल में कोई अथॉरिटी नहीं थी उस प्रॉपर्टी को बेचने की। ये जो सारी अथॉरिटी वगैरह होती है ना बेटा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। ये हर अंजू पंजू इंसान भी जानता है, पर इन्होंने नहीं लगाया दिमाग। फिर एक दिन क्या होता है, दिनशॉ एंड कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली जाती है। अब क्या होता है, सारे असेट की लिस्ट बनाई जाती है, कंपनी के पास क्या क्या असेट है, लॉ असेट सारे हम लोग समेट लें और सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया जाए उन असेट को बेच बेच के। ये लिस्ट बनाई जाती है। देखा जाता है कि कंपनी की प्रॉपर्टी किधर गई भाई, ये वाली प्रॉपर्टी जो थी कहाँ गई? ढूंढा जाता है अच्छी तरीके से। आनंद बिहारी लाल का के पास जाते हैं ये लोग, हम बोलते हैं कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ना बड़े भाई, ये तो आपने किससे ले लिया? ये हमने तो बेची नहीं आपको कंपनी। तो उन्होंने कहा मैंने तो भैया अकाउंटेंट से लिया था, है ना, उसने मेरे को ये प्रॉपर्टी बेची थी। लिक्विडेटर ने कहा कि कंपनी के अकाउंटेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं, ये जो ट्रांसफर है ये इनवैलिड है, हमको हमारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। आनंद बिहारी लाल ने कहा कि मुझे क्या पता, ये तो कंपनी का इंटरनल प्रोसीजर है ना, अकाउंटेंट ने मुझे बोला दैट आई एम ऑथराइज्ड, तो मैंने मान लिया। लेकिन बेटा ठीक है, इंटरनल कंप्लायंसेस पता होने की जरूरत नहीं है ना एज एन आउटसाइडर आपको कि अकाउंटेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग तो लगाना था ना, सस्पिशन जनरेट होना चाहिए था कि नहीं इस मैटर में, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। और इसीलिए हम ये मानेंगे कि इतना अनयूजुअल ट्रांजैक्शन था, इट शुड हैव क्रिएटेड सम सस्पिशन एंड इट वाज द ड्यूटी ऑफ आनंद बिहारी लाल टू चेक कि इसके पास ये अथॉरिटी है भी कि नहीं बेचने की, और इसीलिए इसको वॉइड मान लिया गया एंड ये ट्रांसफर अब वैलिड नहीं माना गया। ठीक है, प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ी। एंड हेंस ऐसे इंसान को, आउटसाइडर्स को हम प्रोटेक्ट जरूर करेंगे इंडोर मैनेजमेंट लाकर, लेकिन
ऐसे आउटसाइडर्स को नहीं जो अपना दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ गुड फेथ एंड प्रॉपर इंक्वायरी करने वाले लोगों को ही हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गई होगी बात। तो आनंद बिहारी लाल वर्सेस जिंसॉ एंड कंपनी का केस लॉ समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब एक बार दोबारा यहाँ पे पढ़ो और इसको अब मेरे साथ में याद करो, जल्दी से मेरे साथ में याद करोगे आप लोग। Suspicion. The second circumstance is that the indoor management, the doctrine of indoor management shall not be applicable if there was a suspicion of irregularity. वो limitation में आ जाएगा, वो exception में आ जाएगा। मतलब क्या? That negligence, सबसे पहली लाइन लिखोगे, सबसे पहली लाइन मेरी आंखों में देखो, सबसे पहली लाइन लिखोगे, negligence shall never be rewarded by the doctrine of indoor management and any person who is put upon an inquiry. Put upon an inquiry का बेटा सीधा सीधा मतलब ये है कि is standing in a situation of सस्पिशन, मतलब सस्पिशन का अगर सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं तो इट इज योर ड्यूटी टू इंक्वायर, इट इज योर ड्यूटी टू पुट अ नेसेसरी इंक्वायरी इनटू द मैटर एंड देन ओनली एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? केस लॉ का नाम यहाँ पर लिखा है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले केस लॉ को भी जल्दी से 2 मिनट में समझ लेते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो तब तक। तो अब एक बात और बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये केस लॉ ना बहुत डिटेल में समझाए, आपको ये सारी चीजें लिखकर आने की जरूरत नहीं है। आप अपने आईसीआई मटेरियल में देखना, वहां पर 3 से 4 लाइन में सारे केस लॉज को लिखा हुआ है, लेकिन वो इस तरीके से लिखा है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता हो कैसे गया, क्या हुआ यहाँ पर, इसीलिए मैंने डिटेल में यहाँ समझाया। लिख कर उतना ही आना है जितना बुक में लिखा है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना। नेक्स्ट केस लॉ पर आ जाते हैं, हॉटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लॉ एंड विल्स लिमिटेड। बेटा क्या है ना कि ये थोड़ा सा एक टिपिकल सा केस है, बहुत ज्यादा घुस के इसमें डिटेल्स है, इतना करने की अपने को जरूरत भी नहीं है, तो करेंगे भी नहीं हम। सिंपल जितना समझाना है मैं आपको बता रही हूँ। एक कंपनी थी ए और एक कंपनी थी बी, इन दोनों के बीच में एक कॉमन डायरेक्टर था, दोनों बोर्ड्स में ही बैठा करता था डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कंपनी ए जो थी ना थोड़े से पैसे से वीक थी, कमजोर थी, इसने पैसे ले रखे थे उधार एक कंपनी से जिसका नाम था हॉटन, जो हमारा प्लेंटिफ है, उधार ले रखा था इससे। ये कौन था? इट वॉज अ फ्रूट ब्रोकर, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक बात समझ में आई। बी कंपनी वॉज वेरी वेल टू डू, अच्छी कंपनी थी, सारा पैसा वैसा टाइम पर आता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। डायरेक्टर ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, थोड़ा ए की तरफ प्रेम ज्यादा था इनका, तो क्या किया इन्होंने, बी के पास जो प्रोसीड जाते थे ना बेटा फ्रूट बेचने से, ए और बी दोनों के दोनों फ्रूट का काम करते थे, फ्रूट बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो अब क्या था कि बी के पास जो प्रोसीड जाते थे ना, इन्होंने कहा हॉटन एंड कंपनी से कि ये लो रखो पैसे मेरी तरफ से, ये ए का डेट हम पे कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मान लो कि बी का प्रोसीड इन्होंने हॉटन को देना शुरू कर दिया और ये बोला कि हम ए के डेट्स यहाँ पर पे ऑफ कर रहे हैं। अब आप अपने मन में सोचो, क्या ये थोड़ी सी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है? किसी के दिमाग में ये बात आएगी नहीं क्या कि आखिर कंपनी बी ऐसा क्यों करेगी, कंपनी ए के लिए पेमेंट क्यों करेगी, जबकि इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है एज सच, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ कॉमन डायरेक्टर, कोई रिलेशन नहीं है। तो थोड़ा सा सस्पेशन तो क्रिएट होगा ही, आदमी अंदर जाके घुस के कोशिश करेगा देखने की कि चल क्या रहा है। पर हॉटन ने कुछ नहीं सोचा, इतना पैसा मिल रहा था तो ले लिया। समझ में आई बात? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कंपनी बी को इस सारे धांधलेबाजी की पता चली। और देखो अब वहां पर वापस आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे पूरा बेटा लिखा है कौन कौन था क्या था, ठीक है, वो सब चीज बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पर आओ, कंपनी ए एंड कंपनी बी के बीच में एक डायरेक्टर था जो कि कॉमन था दोनों की दोनों कंपनीज में, फ्रूट ब्रोकर्स यानी कि हॉटन। इन दोनों कंपनीज का यानी कंपनी ए और बी दोनों का ही ये लोग ये हैंडल करते थे कंसाइनमेंट्स, जो भी एक्सपोर्ट करते थे ये लोग दोनों का कंसाइनमेंट हैंडल करता था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब डायरेक्टर ने दिमाग अपना लगा दिया और कंपनी बी का जो प्रोसीड्स थे, जो पैसा आ रहा था, वो कंपनी ए के डेट पूरे करने में लगाना शुरू कर दिया। अब डायरेक्टर के पास कोई भी एक्चुअल अथॉरिटी थी ही नहीं ये काम करने की कि वो बी से फंड्स जो है वो डाइवर्ट करके ए के डेट्स पे करने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब केस हुआ तो ब्रोकर्स ने बोला हमने तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पर रिलाई किया था, यहाँ पर क्या रिलाई किया था कि हम तो आउटसाइडर्स है ना, हमें क्या पता कि कंपनी बी ने यहाँ पर डायरेक्टर को ऑथराइज नहीं कर रखा था कंपनी ए के डेट्स पूरे करने के लिए, हमको क्या पता था, हम तो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। तो हमने तो सिंपली ये अज्यूम कर लिया कि बोल रहा है, इतनी अच्छी पोजीशन पर है तो मान लेते हैं, ठीक है। तो अब कोर्ट की रूलिंग क्या है यहाँ पर कि ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ हो रहा था ना बेटा, वो बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल था।
इट वॉज स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, प्लीज याद रखना यही कीवर्ड है, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन था एंड इट वॉज वेरी मच आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी भी कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स यानी रोज जो काम वो करते हैं उससे बाहर जाकर ये काम हो रहा था। तो बेसिकली ये सस्पेशन क्रिएट करना चाहिए था। ब्रोकर्स हैड द ड्यूटी टू वेरीफाई द डायरेक्टर्स अथॉरिटी, ब्रोकर्स को ये बात यानी हॉटन एंड कंपनी को पैसे रिसीव करने से पहले ये देखना चाहिए था डायरेक्टर की ये अथॉरिटी है भी कि नहीं है। समझ में आई बात? तो ये सब बातें आप पढ़ लेना, सिंपल बस फाइनल चीज इतनी हुई कि ये अग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं था एंड कंपनी बी का जो पैसा यहाँ पर लगाया गया ए के डेट्स पूरे करने के लिए वो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत था। इंडोर मैनेजमेंट किसको बचाता है? सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने गुड फेथ में कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन अगर आपने विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी नेग्लिजेंट होकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, आई एम सॉरी, इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचा सकता। ठीक है, क्योंकि बेटा दुनिया जो है ना वो चुनौतियों से नहीं किससे परेशान है आप अच्छे से जानते हो, और उन्हीं लोगों को इंडोर मैनेजमेंट नहीं बचा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस लॉ। ओके, अब फाइनली आ जाते हैं फोर्जरी पे। अगर फोर्जरी का कोई केस है ना, वहां पर भी इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचा सकता। फोर्जरी का मतलब क्या है? फोर्जरी अमाउंट्स टू नलिटी, फोर्जरी अमाउंट्स टू नलिटी, याद रखना यही हमारा कीवर्ड है, फोर्जरी अमाउंट्स टू नलिटी। आईएम मतलब, आईएम मैंने क्या लिखा है? इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट सिर्फ इरेगुलरिटीज के केस में ही बंदों को प्रोटेक्ट कर सकता है, नलिटी के केस में नहीं। फॉर्जरी अपने आप में एक क्राइम हो जाता है बेटा, समझ में आई बात? और इसका केस लॉ क्या है? रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड लिमिटेड। लास्ट है, जल्दी से 2 मिनट में कवर करते हैं, आ जाओ। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो जस्ट इन केस तो ये ले लो। चलो आते हैं आगे, चलो यहां पर आते हैं। हाँ, रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड लिमिटेड। अब देखो बात समझो ध्यान से, यहां पर क्या होता है? इस कंपनी का एक कोई कंपनी सेक्रेटरी था, उसने क्या किया? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया एक किसी बंदे को, शेयर सर्टिफिकेट पकड़ाया, और किसको पकड़ाया? रूबन को, यानी कि जो हमारा प्लेंटिफ है, रूबन को एक शेयर सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। उस शेयर सर्टिफिकेट में क्या था? प्रॉपरली उसने देखा कि इट वाज साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी का खुद का साइन भी था एंड कंपनी का सील भी था। ये सारी चीजें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट में थी, आर्टिकल्स में जैसा जैसा रिक्वायर्ड था, पूरा का पूरा शेयर सर्टिफिकेट में वो सारी चीजें थी। अब लेकिन गड़बड़ क्या थी कि सेक्रेटरी ने इसको फॉर्ज कर रखा था, ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज थे, जो डायरेक्टर्स का साइन था या जो सील थी वो जो है वो इट वाज फॉर्ज्ड। ओके, अब कंपनी ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया रजिस्टर करने से रूबन को एज शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि भैया शेयर सर्टिफिकेट वाज फॉर्ज्ड, किसी की मंजूरी थी ही नहीं इसमें, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो फॉर्ज थे। और लेकिन रूबन ने बोला कि मुझे क्या पता, इंटरनल कंप्लायंसेस का मेरे को क्या पता, इसने आकर कंपनी सेक्रेटरी ने मेरे को ये शेयर सर्टिफिकेट थमाया, मैंने अज्यूम करा कि इसके पास ये अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो उसने टर्कवान रूल का सहारा लेने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये हुई कि बेटा प्लेंटिफ जो है ना वो इंडोर मैनेजमेंट पे यहाँ पर अलाइन नहीं कर सकता था। बहुत ही सैड बात है ये कि नहीं कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं कर सकता था ऑल्दो वो कैसे चेक कर सकता था कि ये फॉर्ज्ड है ना? कई बार इतना बेहतरीन तरीके से फॉर्ज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को कि आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन तब भी उस केस में भी आप इंडोर मैनेजमेंट का सहारा सैडली नहीं ले सकते हो, क्योंकि फॉर्जरी मतलब नलिटी, उसकी लॉ की नजर में कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इट इज कंप्लीटली इनवैलिड। ठीक है, ओके। अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट इज अ लीगल नलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये नल होता है एंड यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल इरेगुलरिटीज पर ही अप्लाई होता है। सेक्रेटरी के पास कोई अपेरेंट अथॉरिटी थी ही नहीं ये सारा काम करने की जो उसने किया। एंड सबसे जरूरी बात बेटा कि अगर कंपनी को हम ऐसी चीजों के लिए लाइबल ठहराने लगे तो कंपनी क्या हर एक एम्प्लॉय के द्वारा की गई नासमझी या फॉर्जरी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये कितनी रिस्की बात है कंपनी के लिए कि किसी भी एम्प्लॉय का ईमान कभी डोल जाए और वो कुछ ऐसा गलत काम करे तो क्या उसके लिए कंपनी को हम जिम्मेदार ठहरा देंगे? नहीं ठहरा सकते। इंडोर मैनेजमेंट का सहारा लेके कंपनी को जिम्मेदार, यहां पर हमें कंपनी सेक्रेटरी को पर्सनली लायबल ठहराना चाहिए, वो एक अलग बात है, कंपनीज एक्ट से अलग बात हो गई वो। वहां पर जाकर आप इंडियन पीनल कोड वगैरह में जाओ और बोलो फॉर्जरी यहां पर हुई है, वो अलग चीज है, बट इंडोर मैनेजमेंट का सारा कंपनीज एक्ट नहीं दे सकता आपको यहां पर, क्योंकि कंपनी कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर एवरी फॉर्जरी बाय एन एम्प्लॉय। कहां कहां तक कंपनी को लायबल ठहरा जाए, समझ में आई बात? तो क्योंकि ये इनटॉलरेबल रिस्क बिल्कुल लेकर आ जाएगा एंड हेंस ये शेयर सर्टिफिकेट जो था इसको नल एंड वॉइड मान लिया गया, बिकॉज इट वाज फॉर्ज्ड एंड फॉर्जरी इज ऑलवेज
अमाउंट्स टू नल एंड वॉइड डॉक्यूमेंट्स। समझ में आई बात? तो बस यही वाली चीज हमने, अच्छा अब स्क्रीनशॉट ले लो। यस, अब हम लोग बस कंप्लीट कर चुके हैं सारी की सारी चीजों को। तो यहाँ पर देख लो, रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड लिमिटेड, ये आपने याद रखना है। फॉर्जरी के केस में कंपनीज एक्ट में आप कोई सहारा नहीं ले सकते। आप किसी और लॉ में जाओ, इंडियन पिनल कोड वगैरह में जाकर देखोगी इस क्राइम की क्या सजा है, वो देख लो। कंपनी सेक्रेटरी को पर्सनली लायबल ठहरा लो, लेकिन कंपनी बेटा यहाँ पर लायबल नहीं होगी। इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात थी। अब मैम अगर इसमें से मतलब अगर हमको आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और उसकी लिमिटेशंस को समझाओ, तो हमको ये केस लॉज याद कैसे रहेंगे? तो बेटा मैं आपको एक वो दे रही हूँ, ठीक है, एक तरीका दे रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे। जस्ट सेकंड। यस, तो चलो यहाँ आ जाओ। देखो, नॉलेज पाने के लिए हार्वर्ड ने यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए, बट रूबन को सस्पेशन हुआ कि आनंद भी उसके साथ मिला हुआ है। ये अगर आप याद कर लोगे तो आपको जो हेडिंग्स हैं प्लस उनके रेलेवेंट केस लॉ जो है वो याद हो जाएगा, एटलीस्ट एक केस लॉ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बनाया। देखो, नॉलेज पाने के लिए, नॉलेज मतलब एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, द फर्स्ट केस पाने के लिए हार्वर्ड वर्सेस आइवरी पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये हो गया हमारा पहला। तो नॉलेज पाने के लिए हार्वर्ड ने यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नॉलेज पाने के लिए हार्वर्ड ने यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फॉर्ज किया बट रूबन को फॉर्ज क्या किया, फॉर्जरी जो हमारा थर्ड केस था, एंड हमारा केस लॉ क्या था, रूबन वर्सेस फिंगर कंसोलिडेटेड लिमिटेड। ठीक है, सस्पेशन हुआ कि आनंद भी उसके साथ मिला हुआ है। सस्पेशन हमारा सेकेंड वाला जो सर्कमस्टेंस था वो था। तो अगर सस्पेशन ऑफ इरेगुलरिटी है तो उस केस में आपकी नेसेसरी ड्यूटी है कि आप इंक्वायर करो, और यहाँ पर हमारा आनंद बिहारी लाल वाला जो केस लॉ था वो आपको याद आना चाहिए। तो ये चीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इस तरीके से याद रख सकते हो इसको। समझ में आई बात? बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता सकूं एंड याद करा सकूं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं लिया हो तो अब तक। ठीक है, ये आप लिख कर आओगे, इसका रेलेवेंट केस लॉ एक भी अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने समझाया पूरा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो। ये वो केसेस हैं जहां पर इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। कौन से केसेस हैं? जो पहला वाला अगर आपको अच्छी तरीके से पता था इरेगुलरिटी है, या अगर आपको शक था कि इरेगुलरिटी है, या फिर अगर फॉर्जरी हुई है आपके साथ, तब भी आप यहां सहारा नहीं ले सकते। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे।